अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ताजिकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इजलास हुआ। ये एक चाइनीज़ डोमिनेटेड फोरम है इस रीजन का, जिसके अंदर ईरान है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है और सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं वो इसमें शामिल हैं। इंडिया भी इसमें शामिल है। सार्क के बाद ये इस रीजन का एक बहुत ही अहम तरीन फोरम है। अलबत्ता सार्क को तो बीजेपी ने चूंकि अपनी सियासत के भेंट चढ़ा दिया और वो फोरम तो धपड़धूस हो चुका है ना, तो अब SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे अहम फोरम है इस रीजन का। 2015 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसका मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तब इंडिया के चीन के साथ भी ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हुए थे और ना ही उसके ताल्लुकात रूस के साथ इस तरह के थे जबकि आज हैं, थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है। लिहाजा 2017 में इन दोनों मुल्कों यानी इंडिया और पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया गया था, जबकि ईरान ने कोई 10-15 साल पहले अप्लाई कर रखा है SCO की मेंबरशिप के लिए, लेकिन उनको मेंबरशिप अब इस साल दी गई है। इस साल जो SCO का इजलास अब हुआ है उसमें उनको मेंबरशिप दी गई है। इसकी वजह यह है कि SCO के कानून के मुताबिक कोई भी SCO का मेंबर अगर किसी नए आने वाले मेंबर को अगर उनसे इख्तलाफात हों या वो उनकी शमूलियत ना चाहते हों तो वो उसकी शमूलियत को वीटो कर सकता है। और ईरान की जो मेंबरशिप थी उससे इख्तलाफ था ताजिकिस्तान को। ताजिकिस्तान बार बार उसकी ईरान की जो शमूलियत है SCO में उसको वीटो कर रहा था। और इसकी वजह यह है कि पहले ईरान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे, क्योंकि 1990s में जब ताजिकिस्तान को आज़ादी मिली है सोवियत यूनियन टूटने के बाद, तो वहाँ पर एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी और उस सिविल वॉर में एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप था उसको सपोर्ट हासिल थी ईरान की। ताजिक खुद भी एक ईरानी ट्राइब है एक तरह से, तो उस एंटी गवर्नमेंट ग्रुप को ईरान की हिमायत हासिल थी। लिहाजा ताजिकिस्तान इसी वजह से ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखता था, क्योंकि वो कहते थे कि इन्होंने हमारी सिविल वॉर को बढ़ाने में रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन अब आज के दिन में चूंकि ताजिकिस्तान के और ईरान के जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, दोनों की दोस्ती हो चुकी है, लिहाजा अब ताजिकिस्तान ने कोई एतराज़ नहीं जताया और ईरान एज अ रिज़ल्ट SCO का मेंबर बन गया है। अच्छा, आज की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान समेत इस पूरे रीजन की पॉलिसी एक तरफ है, लेकिन इंडिया की पॉलिसी मुख्तलिफ रही है इस रीजन के हवाले से, और इसकी एक झलक हमें अफ़गानिस्तान की ग्रेट गेम में भी नज़र आई। जब अमेरिका और इंडिया एक तरफ खड़े थे तो बाकी का पूरा रीजन दूसरी तरफ खड़ा था रूस और चीन के साथ। लिहाजा आज के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मिसफिट है बिल्कुल। यानी जब इंडिया दाखिल हुआ था SCO में तब भी थोड़ा सा न्यूट्रल था इंडिया, लेकिन अब चूंकि मुकम्मल तौर पर प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका बन चुका है इंडिया, तो फिर आज के SCO में इंडिया मिसफिट है, बाकी के मुल्कों की तरह लाइक माइंडेड नहीं है। SCO असल में ईस्टर्न कुव्वतों की ताकत को जाहिर करता हुआ एक फोरम है, यानी ईस्ट की जो कुव्वतें हैं, जिसमें इंडिया जो है ना वो प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका मुल्क बन के बैठा हुआ नज़र आता है, तो ये मिसफिट है। अफगानिस्तान से आउट होने के बाद अब मोदी सरकार ने SCO के अंदर खुल्लम खुल्ला अपनी एक अलग पॉलिसी का इजहार किया है और SCO में भी एक ग्रुप बनाने की उनकी अटैम्प्ट नज़र आई इस साल, जहां पर SCO के बाकी तमाम मुल्क इस बार अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी और अफगान तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए बयानात देते रहे कल के इजलास में। वहीं मोदी साहब ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने कमाल की हरकत की, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मौसूफ ने बयान दिया कि रेडिकलाइजेशन जो है ना ये बहुत ही ख़तरनाक है, और ये कितनी ख़तरनाक है इसको आप अफ़गानिस्तान में देख चुके हैं हालिया दिनों में। इसीलिए अब सेंट्रल एशिया के मुल्कों के ऊपर लाजिम है कि वो इस्लामी रेडिकलाइजेशन से निमटने के लिए नए तरह का इस्लाम लेकर आएँ, नए तरह का इस्लाम लेकर आएँ, सूफीज़म वाला इस्लाम। यानी मोदी साहब का इशारा उस अजीब व गरीब किस्म के सूफीज़म वाले इस्लाम की तरफ था जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है कुछ जगहों पर, जहां मंदिर, दरगाह, मस्जिद सभी एक हैं, एक लाइन में, बस सभी एक हैं, कोई दूसरा ये सारे एक ही मज़हब है। बस इस तरह का इस्लाम लाने की मोदी साहब ने वहाँ पर एक पेशकश की है और वहाँ पर एक एडवाइस दी है सेंट्रल एशिया के मुल्कों को कि सूफीज़म वाला जो मॉडरेट इस्लाम है ना वो लेकर आ जाए, नया इस्लाम लेकर आ जाए, ताकि आप रेडिकल इस्लाम से लड़ सके, वरना वो जो है ना आपके साथ वही करेंगे जो कि अफ़गानिस्तान में हुआ है। अब तारीख़ का सितम देखें आप कि जो बंदा कसाई के निकनेम से मशहूर था गुजरात के मुसलमानों में, वो अब खड़े होकर इस्लामी दुनिया को लेक्चर दे रहा है कि इस्लाम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उधर सेंट्रल एशिया वाले ईरानी और पाकिस्तानी मुसलमान जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए थे, वो इनका मुंह तकते रहे कि ये किस किस्म का इंसान है भाई।
अच्छा, वही बात जो हमने की कि इंडिया मिसफिट है यहाँ पर एससीओ में। बाकी सब मुल्क एक बात कर रहे हैं और मोदी साहब यहाँ पर बैठकर लेक्चर देते रहे सारे मुसलमान मुल्कों को कि देखें सूफीज़म वाला इस्लाम लेकर आए ना, वरना देखें ना अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है ना, इस्लाम बदले ना, आप इस्लाम जैसे इसको छोड़ दें ना, जैसे इस्लाम है उसको छोड़ दें, नया इस्लाम ईजाद करें, ये लेक्चर पढ़ाते रहे। खुद इस रीजन से आउट होने के बाद अब मोदी साहब ये मशवरे दे रहे हैं रीजन को कि अफ़गानिस्तान में रेडिकल मुसलमान आ गए हैं जो कि आप सबके लिए भी ख़तरा है, हमारे लिए भी ख़तरा है, इसीलिए आप सब जो है ना एक नई जंग शुरू करें, इनसे लड़ें, यानी दोबारा लड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर, रेडिकल इस्लाम के नाम पर दोबारा लड़ें, ये मशवरा देते हुए नजर आए एससीओ की अपनी तकरीर में। यानी जिस तरीके से अमरीकी लड़े थे अफ़गानिस्तान के अंदर और जैसे अमेरिका ने अपनी एक पपेट रिजीम्स बना के बैठाई थी वहाँ पर, वैसे ही इन्होंने कहा है कि आप भी ना ये रेडिकल इस्लाम वाले हटाएं और सूफी मॉडरेट इस्लाम जो है ना, ये मुसलमान जो कि नाम के मुसलमान हो ना, उनको लेकर आ जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर। मतलब बेवकूफ़ी की भी इंतहा होती है, टू बी ऑनेस्ट। मशवरों की ज़रा लेवल चेक करें आप, मोदी साहब के मशवरों की लेवल चेक करें कि ये जो मुल्क हैं ये इंजीनियरिंग करें अपनी और इस्लाम में तब्दीलियाँ करें, नया इस्लाम ईजाद करें, मॉडरेट इस्लाम। वो फरमाते हैं कि आपने देखा ना वहाँ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, इसीलिए सेंट्रल एशिया वाले आइडियल मुल्क हैं, उनको चाहिए कि रेडिकल इस्लाम से निपटें और मॉडरेट इस्लाम लेकर आ जाएं, और रेडिकल इस्लाम उनके बकौल आया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, इनसे लड़ें। अच्छा, मोदी जी खुद जो है ना वो आरएसएस के मेंबर हैं, ये ज़रा देखें आप, वो खुद आज भी आरएसएस के मेंबर हैं। जिस तंजीम का ये नज़रिया है, ये आइडियोलॉजी है जिस तंजीम की कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार ये असल में मुल्क नहीं है, ये असल में ना इंडिया के अखंड इंडिया के ऑक्यूपाइड इलाके हैं। ये आरएसएस का नज़रिया है जिसके फॉलोअर मोदी साहब रहे, मेंबर आज भी उनके। और ये बंदा फिर एक आलमी फोरम पर दुनिया को सिखा रहा है खड़े होकर कि रेडिकलाइजेशन क्या होती है और मॉडरेट इंसान जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये बंदा सिखा रहा है वहाँ पर। ख़ुद इनका ताल्लुक जिस तंजीम से, उसका नज़रिया देखें आप कि ये मुल्क ही नहीं है, अखंड भारत है, और वहाँ पर खड़े होकर रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करते हुए नजर आए। बहरहाल इंडिया के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी ही बुरी खबर आई है अमेरिका से, और वो ये है कि चीन से निमटने के लिए जिस क्वाड अलाइंस में इंडिया शामिल हुआ था ना, अमेरिका ने उस अलाइंस को ही साइडलाइन कर दिया है, साइड पे कर दिया, उठा के फेंक दिया साइड पे। पहले अमेरिका ने अपनी पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर उसमें इंडिया को मेन रोल देते हुए उसका नाम बदल के उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया था, और फिर क्वाड में इंडिया को सेंट्रल रोल दिया था, मेन रोल दिया था, इस उम्मीद पर कि ये शायद कुछ करें चीन के खिलाफ। लेकिन इंडिया से शदीद मायूस होने के बाद जब अमेरिका ने यह देखा है कि चीन के इनके इलाके पे कब्जा करने के बावजूद भी ये कुछ भी नहीं कर रहे, 1 साल से ऊपर हो गया है, अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये मेरे इंटरेस्ट कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे इस रीजन के अंदर। तो अब अमेरिका ने क्वाड को उठा के साइड पे फेंक दिया है और उसकी जगह पर नया मिलिट्री अलायंस उन्होंने बना डाला है इस खित्ते के अंदर। और इस मिलिट्री अलायंस के अंदर मेन प्लेयर इंडिया नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूके मेन प्लेयर हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका ने मेन जिम्मेवारी दी है इन दोनों मुल्कों को इंडो पैसिफिक के अंदर, यानी कि इंडो पैसिफिक के अंदर अब इंडिया अहम नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया और यूके अहम रहे हैं। अलबत्ता इंडिया को उन्होंने यहाँ रखा ज़रूर हुआ है, इंडिया को आउट नहीं किया, साइड पे इंडिया भी कहीं ना कहीं है, यहाँ पर नाम उसका सामने नहीं आ रहा लेकिन वो साइड पे है इस फोरम में 12th प्लेयर के तौर पर। जैसे क्रिकेट के अंदर ग्राउंड में बैटिंग करने वाली जो टीम होती है उसके बैट्समैनों को पानी पिलाने के लिए, उसके जूते चेंज करने के लिए, बैट चेंज करने के लिए एक 12वां खिलाड़ी नहीं होता जो कि ग्राउंड में बार बार फिर रहा होता है, वो रोल इंडिया का हो गया। पहले मेन रोल था लेकिन अब 12वां खिलाड़ी हो गया इंडिया। अलबत्ता है ज़रूर टीम में एज अ 12th प्लेयर। चीन के खिलाफ बनने वाले इस नए अमरीकी अलायंस का नाम है ऑक्स, AUKUS। गालिबन ए से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, फिर यूके से इंग्लैंड को यानी रेफ़र किया जा रहा है, और यूएस जो है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नाम के अंदर। और ये एक मिलिट्री फोरम बन चुका है, नया एक मिलिट्री फोरम बन चुका है चीन के खिलाफ। इंडिया इसके अंदर एज वी सेड 12वां खिलाड़ी है, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है चीन से मुकाबला करने की, अमेरिका ने देख लिया है। अमेरिका ने ये अलायंस बड़े लेवल पर बनाया हुआ है, बड़े लेवल पर, और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे महाजों पर भी चीन को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है, जो कि चीन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चीन बहुत स्ट्रॉन्ग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के महाज पर, और यहाँ पर ये तीनों मुल्क ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका मिलकर चीन से लड़ेंगे। अब इससे मसला ये पैदा हो गया अमेरिका के लिए कि ये जो ऑक्स है AUKUS, पता नहीं क्या नाम रख दिया खुदा जाने इसका, इसको बनाने से अमेरिका के लिए मसला ये पैदा हो गया है कि अमेरिका के जो कुछ पुराने इत्तेहादी हैं ना वो टूट के चीन की तरफ जा चुके हैं, और उनमें मोदी जी का मित्र देश फ्रांस भी शामिल है, टॉप पे है फ्रांस। तो फ्रांस बिल्कुल चिढ़ गया है इस नए अलायंस पे।
और वो इसलिए चिढ़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने की डील। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स बनानी थी, लेकिन ये जो अलायंस बना है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ वो डील कैंसिल करके गटर में फेंक दी और ये डील अचानक से साइन कर दी अमेरिका के साथ। इस पे फ्रांस वाले जो है ना बहुत ही गुस्से में आए हुए हैं, बहुत ही गुस्से में आए हुए हैं, और वो भी अब दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं कि हमें चीन के साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाना चाहिए। तो ये जो बचा कुचा यूरोप है जो कि पहले से ही डिवाइडेड था, यानी आधा यूरोप जो था वो चीन और रूस की तरफ था और आधा यूरोप जो था वो अमेरिका की तरफ था। अब ये बचा कुचा जो यूरोप था उसके अंदर भी मजीद दरारें पड़ गई हैं। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दिस इज़ एन इनॉर्मस डिसअपॉइंटमेंट। बहुत ही हम मायूस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत पर और अमेरिका की इस हरकत पर, हम बहुत ही मायूस हुए हैं। अच्छा, इस नए अमेरिकी अलायंस को, ये जो नया अलायंस बना है, वैसे एक 75 साल पहले एक और भी अलायंस बना था, उसको कहते थे यूके यूएसए। कुछ इसी तरीके का नाम इस अलायंस का भी उन्होंने बनाया हुआ है, AUKUSA। तो पहले 75 साल पहले इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए अमेरिका और बरतानिया ने एक अलायंस बनाया था UKUSA के नाम से। इसका नाम भी कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्कोप बड़ा है। यानी इसके अंदर सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और पता नहीं क्या क्या अमेरिका ने इसमें डाल दिया है। अब इस नए अलायंस को एंग्लो सैक्सन अलायंस भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो तीनों जो मुल्क हैं ना इसके अंदर, तीनों जो कौमें हैं इस अलायंस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ये तीनों इंग्लिश बोलने वाली कौमें हैं और तीनों एंग्लो सैक्सन बैकग्राउंड रखने वाली कौमें हैं। तो इस नए अलायंस को वाइट मैन अलायंस भी कहा जा रहा है या एंग्लो सैक्सन अलायंस भी कहा जा रहा है। और फ्रांस वाले इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस खास तौर पर इन पे फ्रांस वाले गुस्से हुए हैं। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि भाई इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। अब नॉर्मली इस तरह की ज़बान यूज़ होती नहीं है वहाँ के डिप्लोमेट्स की, लेकिन वहाँ पर इतना गुस्सा है उनके अंदर कि उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है। खामोशी के साथ छुप छुपा के उन्होंने ये मुआहदे कर लिए, हमें भी नहीं बताया। यानी फ्रांस वालों को भी नहीं पता था, अमेरिका के जो यूरोप के अंदर करीब करीब इत्तेहादी हैं उन बेचारों को भी नहीं पता था कि ये अलायंस बनने जा रहा है। बहरहाल इंडिया अब इस सब में कहीं गायब हो गया, आउट हो चुका है। इंडिया का जो कद था वो मजीद छोटा हो चुका है, नीचे हो चुका है। पहले थोड़ी बहुत वेस्ट इंडिया की हिमायत कर रहा था, लेकिन अब वहाँ से भी क्वाड की वजह से और इंडो पैसिफिक की वजह से पहले थोड़ा बहुत स्टेटस था इंडिया के लिए वेस्ट की नज़र में, लेकिन अब चूंकि नए प्लेयर आ गए ना, ऑस्ट्रेलिया अब मेन प्लेयर बन के उभर के सामने आ गया इंडो पैसिफिक में, और वो जो जिम्मेवारी इंडिया को मिली हुई थी वो यूके को मिल गई है। यूके दोबारा इमर्ज हो रहा है, तो उसको मिली हुई है, तो यूके ऊपर आ गया, इंडिया फिर से डाउन हो गया है। तो वेस्टर्न जो कैंप जिसके अंदर इंडिया घुसा हुआ था ना, उसमें इंडिया का कद डाउन हुआ है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया का जो चीन के साथ झगड़ा है ये ज़मीन पर है, लेकिन ये जो नया अलायंस बना है ना, भले ही इंडिया साइड में इसके कहीं ना कहीं है 12th प्लेयर के तौर पर, ये जो अलायंस है ज़मीन का नहीं है, ये पानियों के लिए बना हुआ है, समंदर के लिए बना हुआ है। खास तौर पर साउथ चाइना सी को नज़र में रख के बनाया गया है। और इन तीनों मुल्कों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन तीनों में से किसी का बॉर्डर चीन के साथ नहीं लग रहा है। लिहाजा ये पानियों की जंग है, असल में पानियों की जंग है। अमेरिका के अड्डे हैं यहाँ पर समंदरों में, और पानियों की जंग है चीन के खिलाफ। तो वो जो इंडिया को होप थी ना कि हम क्वाड में हैं, तो शायद चीन के साथ जब हमारी जंग हो तो क्वाड का कोई मुल्क हमारी मदद को आ जाए, तो वो सारी जो होप्स हैं वो धपड़दूस हो गई हैं। क्वाड की जगह बनने वाले इस नए मिलिट्री अलायंस की वजह से अब क्वाड पीछे चला गया है और ये मिलिट्री अलायंस आगे आ चुका है।